states of matter. States of matter में हमें kinetic, particle थ्योरी की बात करनी है. मैटर की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है. एक मिनट रुके, ये कुछ मैसेजेस. Thank you, Maida, for conveying my message. Now, kinetic particle theory state करती है about kinetic energy present in a substance at any particular temperature, right? अब सिर्फ इस एरो को ऑब्जर्व कीजिए. Kinetic energy is increasing. ठीक है. If kinetic energy is zero, which is at absolute zero, the substance is solid. And then as it increases, liquid and gas. बिल्कुल इसकी मिसाल हम अपने क्लास के बच्चों से ले लेते हैं. आप लोग सर्टन सीटिंग अरेंजमेंट से बैठते हैं. You have a lot of gap between you people. So I'll consider that you have at maximum kinetic energy. This is why you are having gap. अगर मैं तुम लोगों को बहुत करीब ले आऊं, considering you people as molecule, so that you are only allowed to slide or slip on each other's benches, what you would be? Liquid. And if I tie you with something, सारे बच्चों को एक साथ बिठा के बांध दिया जाए, so that they are not even allowed to slip over each other, so they'll become solid. As far as CAIE syllabus, we have to deal with two things: solids and gases. We are to deal these two states only. You already have a lot of good idea about these states of matter. थोड़ा सा आगे बात को लेके चलते हैं. पहले हम बात करते हैं गैस की, और उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड्स की. गैस, rare most state of matter. सबसे rare as far as its abundance नहीं, as far as its attractive forces. Rare attractive forces. ना होने के बराबर. लेकिन यहाँ पे गैस के साथ दो आइडिया चलेंगे: रियल गैस एंड आइडियल गैस. अभी हम जो पॉइंट्स देख रहे हैं वो विद रेस्पेक्ट टू आइडियल गैस देखेंगे. व्हाट इज एन आइडियल गैस? शुड नॉट have force of attraction. It should not be having any kind of attraction. किसी किस्म की अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए पार्टिकल्स के दरमियान.
free and elastic collisions. Ali, are you there, Ali? एक आदमी अटेंडेंस ले ले. फ्री एंड इलास्टिक कोलिजन. किसी के पास ये आइडिया है कि इलास्टिक कोलिजन होते क्या है? Anyone? Anything? शाबाश. आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. हाँ, नो एनर्जी लॉसेस. This is the characteristic of an ideal gas, but not of a real gas. Kinetic energy should remain same. It should convert. अच्छा, दो बातें मेरे पास ये हैं. Particles are inviolently translational motion. This is the key word. Translational motion. This type of movement is exhibited by liquids as well as gases. Solids के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो वाइब्रेशन की करते हैं. ट्रांसलेशनल की टर्म हम यूज करते हैं लिक्विड्स और गैसेस की. ये कीवर्ड है एग्जाम में का. अच्छा जी, अब डिफरेंशिएट करते हैं थोड़ी देर के अंदर रियल को आइडियल से. वायलेंट ट्रांसलेशनल मोशन, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, फ्री कोलिजन. अच्छा, तीसरी बात, वॉल्यूम occupied by gas is much higher than that of the volume of molecules. Molecule का अपना वॉल्यूम, this volume is negligible compared to volume occupied by gas. फर्स्ट कीजिए, हाइड्रोजन गैस. अगर हाइड्रोजन गैस सॉलिड स्टेट में है, mass of 1 mole will be 2 gram. Can you estimate? क्या कभी तुमने 2 ग्राम की कोई चीज देखी है? कोई टैबलेट, कोई गोली 2 ग्राम की, छोटी सी गोली जिसका एक्चुअल साइज अगर मैं ड्रॉ करूं इतना सा, हार्डली. इट इज ऑक्यूपाइंग लेस देन 1 cm3. लेकिन अगर यही हाइड्रोजन अगर गैसियस स्टेट में चली जाए तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 24,000 cm3. तो जो पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, इट इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन गैसियस स्टेट. इस बात को ध्यान में रखें. चलिए एक और तरीके से ले लेते हैं. वाटर एग्जिबिट एज लिक्विड. वाटर का एमआर कितना है? 18 ग्राम occupies 18 cm3. हमने Q is equal to mc delta T में देखा था कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर cm3 है. तो 18 cm3 लिक्विड वाटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? अगर इसी वाटर को मैं गैस में कन्वर्ट कर दूं तो दिस स्टार्ट ऑक्यूपाइंग 24,000 cm3. Oh my God, look at the difference. So this volume is negligible to actual volume occupied by them. Right? तो ये गैस की खासियत होती है कि जो उनके पार्टिकल्स का वॉल्यूम है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रखती है. ठीक,
particles in a gas colliding together in a vessel and exerting pressure. और ये जो गैसेस हैं ये आपस में कोलिजन कॉज करके वेसल के अंदर इंटरनल प्रेशर मेंटेन करती है। इनके कोलिजन की वजह से देयर इज सम प्रेशर एक्सर्टेड इन अ वेसल इन विच दे आर ऑक्यूपाइड, क्योंकि ये फ्री कोलिजन कर रही हैं, ये डायरेक्शनल कोलिजन नहीं कर रही, ये अपनी मर्जी से रैंडम कोलिजन करती हैं, which is why the entire vessel has common pressure throughout. अच्छा, temperature. Temperature is an expression, ये हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में पढ़ा था, of average kinetic energy. Temperature is what? It's an expression of average kinetic energy. अब मैं यूं कह लूं टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं इस रेफरेंस से कह लूं काइनेटिक एनर्जी कम कर दीजिए, टेम्परेचर कम हो जाएगा। So both are expressing the same thing. Temperature is a representation of average kinetic energy possessed by the particle. All right. So are these points making some sense? Let me zoom it out so that you can take a screenshot of it. बहुत ही छोटा हो गया। All right, बच्चों, is that visible? अब मायदा पूछती है आइडियल गैस की, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल गैस की थी बेटा, ठीक है, कि आइडियल गैस क्या होती है। अच्छा, अब रियल गैस क्या होती है? रियल गैस के पास अट्रैक्शन होती है, रियल गैस के पास अट्रैक्शन होती है, आइडियल गैस के पास अट्रैक्शन नहीं थी, यही बात हमने की अभी थोड़ी देर पहले। रियल गैसेस have attractive forces and this is what which makes difference forces. अब देखो, अब फर्ज करो एक आइडियल गैस एक कंटेनर में मौजूद, एक रियल गैस, तो रियल गैस विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि उसके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, आइडियल गैस के पास अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। So sir, is there any way by which we can turn real gas into ideal gas? Yes, real gas can be turned into ideal gas। पहला तरीका, रियल गैस के पास क्या चीज है, लिमिटेशन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की। अगर मैं इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम कर दूं, अट्रैक्टिव फोर्सेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं और
by raising volume of a vessel. यानी raising volume का मतलब decreasing pressure. और मैं इसका प्रेशर कम कर दूं तो आइडियल गैस स्टार्ट बिहेविंग लाइक a real gas starts behaving like an ideal gas. तो मुझे एग्जाम ना आइडियल गैस को कंपेयर करवाता रहेगा रियल गैस से। अच्छा जी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी मेरे पास जो चीज है वो है गैस लॉस। जो चीजें मैंने सीखी अभी तक, what decides the state? Kinetic energy possessed by the particle. Kinetic energy possessed by the particle describes the state. If the particle have a lot of energy, they must be far apart. And if they are far apart from each other, that means they are in gas. If they are closer, they are like they get closer to each other, turns liquid. And like if they are tied together by strong attractive forces, they are solid. फिर हमने रियलाइज किया कि कौन सी चीज हमारे सिलेबस में है, गैस एंड सॉलिड। गैस एंड सॉलिड, तो मैंने पहले गैस स्टेट को डिस्कस करना शुरू किया। गैस स्टेट रेयर मोस्ट स्टेट है, यानी इसके पास रेयर अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए। आइडियल गैस के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, दे शुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज आइडियल। अब अगर मैं इस बात को सोचूं, कौन सी गैस, विच गैस कैन बी मोर आइडियल? इन रियल गैसेस में, अब मैं 5 रियल गैसेस लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, NH3, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस सबसे ज्यादा आइडियल लगती है तुम लोगों को? एवरीवन शुड रिस्पॉन्ड टू दिस। आई एम रीडिंग योर मैसेजेस। अब्दुल रहमान, तुम्हें कौन सी गैस सबसे ज्यादा आइडियल लगी? सर आइडियल होने के लिए या आइडियलिटी का आइडिया है क्या? आइडियलिटी का आइडिया क्या है कि शुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अफीफा कह रही जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मींस मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टू NH3। नहीं बेटा, NH3 इज लीस्ट आइडियल। तुम्हें ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस तुम बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो मेरे साथ। देखो पहले तो टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस का आइडिया करो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री, एम आई राइट? शाबाश अशर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर, HCl is polar, NH3 is polar, हाइड्रोजन नॉन पोलर। तो ये पहले पोलर नॉन पोलर की बात हो गई, यानी ऑल ऑफ देम हैव वैन डर वाल, राइट? अब यहाँ पे इसके पास वैन डर वाल किस वजह से है? इंड्यूस्ड डाइपोल्स की वजह से। इसके पास वैन डर वाल किस वजह से? परमानेंट डाइपोल्स की वजह से। इसके पास इंड्यूस्ड डाइपोल किसकी, वैन डर वाल किसकी वजह से? परमानेंट डाइपोल। इसके पास इंड्यूस्ड डाइपोल्स या वैन डर वाल नहीं है, बल्कि क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके पास इंड्यूस्ड डाइपोल। तो सबसे अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ आइडियलिटी कौन सी गैस हुई? अमोनिया, as it has the strongest force of attraction between its molecule. अच्छा, तो सर इसके बाद कौन सी 2 गैसेस हैं जो लेस आइडियल हैं? वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। अब एग्जाम में कहते हैं बोथ ऑफ देम आर पोलर। आउट ऑफ दीज 2 गैसेस व्हिच गैस इज लेस आइडियल? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सर यहाँ पर तो पोल्स पार्शियल प्लस ना, लुक लेट मी फिनिश इट समवेयर एल्स। मैं इधर लेके आता हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को। क्या ये पोलर है? ये पोलर है, दोनों पोलर है।
इसकी बॉन्डिंग नेगेटिवली पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसकी कोवेलेंटली पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेते हैं, ज्यादा डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर भी है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, एक हाइड्रोजन का 17 इसका, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 14, तो लेस द इलेक्ट्रॉन लेस द इंड्यूस्ड डाइपोल, दिस इज मोर आइडियल compared to this is less ideal। और वजह more electron more difference in electronegativity, less electron less difference in electronegativity। शाबाश आशिफ, is that make some sense between differentiating? Please respond to the chat box। अच्छा, अभी एक मैं उस तरफ आ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा आया एग्जाम में, कहता है हाइड्रोजन और हीलियम में से कौन ज्यादा आइडियल है? इरज तुम बताओ। इसके पास ये नॉन पोलर है और ये मोनोएटॉमिक है, तो पोलैरिटी का चांस और कम हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम में रिवॉल्व करते हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन 2 एटम में, तो स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है? हाइड्रोजन के पास। तो दिस इज लेस आइडियल एंड दिस इज मोर आइडियल। शाबाश अफीफा खान। Does that make sense to everyone? Please respond। इन दोनों का इंड्यूस्ड डाइपोल बराबर होना चाहिए था माइदा, क्योंकि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 2 एटम में रिवॉल्व कर रहा है, ये एक ही एटम में रिवॉल्व कर रहा है, सो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। Does that make sense to everyone? Please respond me in the chat box। All right, let's move on। ये हमने मोर आइडियल लेस आइडियल की बात की। अब हम बात करेंगे गैस लॉस की। ये गैस लॉस आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ जो स्टेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस is inversely proportional to the pressure exerted। ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, exerted। सर ये लॉ है, ये लॉ है, बॉयल्स। याद नहीं करना है, इसकी कोई स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि तो फॉर्मूला से ही पता लग रही है। तो बेटा ये लॉ फॉर्मूला से ही, ये फॉर्मूला बना ही इस लॉ से है, ठीक है। तो अब अगर बाद में फॉर्मूला वॉल्यूम और आई कैन राइट P of, ये दोनों बातों का मतलब एक ही है ना, लेकिन if I remove this sign of proportionality,
PV is equal to constant. Whether I go with this or that, ultimately I reach to this. PV is equal to a constant. अगर मैं इस एतबार से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, V और P को लेते हुए, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा। और अगर मैं 1/V और P को प्लॉट करता हूं, there should be a straight line inverse volume को, which is cutting the origin. और अगर मैं PV की बात करूं, PV product of volume and pressure is a constant, so there will be no effect whether I keep pressure or volume over here individually. It's a constant. But constant for what? Ideal gas. तो ये तीन ग्राफ अपने ध्यान में रखना है। ये इनवर्स रिलेशन का, ये डायरेक्ट रिलेशन का, 1/V के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो, एंड देन तीसरा ग्राफ PV का कांस्टेंट। तो ये मेरे पास पहला लॉ हो गया। अच्छा, अब इस लॉ को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इफ PV is equal to K, so I can write P1 V1 is equal to K and P2 V2 is equal to K, and both K are common, so I can write P1 V1 is equal to P2 V2, and any change in pressure and volume can be checked by this expression, that what will happen to the new pressure and what will happen to the new volume if any of the condition is operated. तो ये मेरे पास एक जनरल सी स्टेटमेंट है जो मैं इसी के अंदर मैनिपुलेशन करके क्रॉस कर रहा हूं। मेरे लिए सबसे काम की स्टेटमेंट PV इज इक्वल टू K होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, तो ये तो बॉयल्स लॉ मेरे पास आया, a relationship between pressure and volume. Pressure is inversely proportional to volume, or volume is inversely proportional to pressure. ठीक है जनाब, यहाँ तक की बात अगर समझ में आए तो यस लिखिए चैट बॉक्स के अंदर। इस ग्राफ को सबसे जरूरी बना लीजिएगा अपने लिए। किसी बच्चे ने अटेंडेंस ले ली तो मुझे फॉरवर्ड कर दे, इसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा उसकी भी अटेंडेंस मुझे चाहिए होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ इज चार्ल्स लॉ, which states that increase in temperature is directly proportional to the volume of any gas, particularly ideal gas. Temperature is directly proportional to volume, is directly proportional to same thing. But if I remove the sign of proportionality, it becomes V is equal to KT or T is equal to KV. These are same thing. डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन कटिंग, V एंड T। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक मिनट देखते हैं। थैंक यू बच्चे फॉर अटेंडेंस। राइट, नाउ अब जरा देखिए,
ये सिलसिला है मेरे पास। तो अब इसमें भी मैं ये आइडिया अप्लाई कर सकता हूँ। नाउ लुक एट दिस, क्या if v is kt, so v over t is equal to k, ये कांस्टेंट हो गया। so I can, if this is a constant, so I can alter the condition v1 over t1 is equal to constant, v2 over t2 is equal to constant, so I can rewrite v1 over t1 is equal to v2 over t2, so I can find any change in volume or temperature if any of these conditions are changed. This is Charles' law. And the third and the Massum-Most law is Avogadro's law. It states that more the moles of gas, more the volume occupied. तो सर ये तो कॉमन सेंस की बात है। यस, उस वक्त नहीं थी कॉमन सेंस की बात जब ये लॉ V is directly proportional to N, V is equal to Kn, V over N is equal to K, so V1 over N1 is equal to V2 over N2। कुछ ऐसी स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पे भी बन जाएगी। दरअसल इन तीन लॉ की स्टेटमेंट से मुझे तीन रिलेशंस को डिराइव करना था। इन तीनों रिलेशन को डिराइव करने के बाद मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैंने तीनों स्टेटमेंट में वॉल्यूम को कॉमन देखा। V and V is equal to N. If I keep this common, so V is proportional to T and N over P। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात जान चुका हूं, जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ V is equal to constant Tn over P। और अगर मैं एक और बात को रिलेट कर लूं, PV constant Tn, if I rewrite this, तुम ये देखो बेटा, क्या PV थोड़ी देर पहले कांस्टेंट था? ये देखो, क्या PV किसी वक्त मैंने कांस्टेंट बनाया था? कहाँ गया? ये देखिए, लुक एट दिस स्टेटमेंट। तो अगर मैं यानी आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर ये हैंग क्यों हो रहा है, मैं इस पूरी क्वांटिटी को कांस्टेंट मान सकता हूं। एक्चुअली इट इज PV over NT is equal to R. R is ideal gas constant. PV भी एक कांस्टेंट, V over T भी एक कांस्टेंट, एंड V over N भी एक कांस्टेंट। अभी देखो, थोड़ी देर पहले हम देख के आए ना, गौर से देखना। चार्जिंग पे लगा के बैठ जाना, हमजा खत्म करने, छोटे से चैप्टर है, थोड़ी सी सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। ओके, क्या PV एक कांस्टेंट था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ? इरज मेरे साथ हो? इरज जी सर। P over T भी एक कांस्टेंट निकाल के आए मैं चार्ल्स के अंदर, और V over N भी निकाल के आए कांस्टेंट एवोगाड्रोस के अंदर। ये सारे कांस्टेंट हैं। अगर मैं PV की बात करता हूँ, NRT, अब सर अभी आपने TNR लिखा था या RTN, ये मैंने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। PV एक कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो नहीं, ये सारी चीजें एक कांस्टेंट होनी चाहिए। अशर, क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? रिस्पॉन्ड क्विकली सो दैट मैं तीसरा सेशन भेजूंगा। ओके, शाबाश, सब लोग अगर एक रिस्पॉन्स का मुझे दे दें तो मेरे लिए एक आसानी हो जाएगी कि हाँ, यहाँ तक की बात कन्वे हो गई।
जज़ाकल्लाह बच्चों, you people are very जज़ाकल्लाह बच्चों। PV is equal to nRT। अगर PV is equal to कांस्टेंट है तो मैं इस पूरे को कांस्टेंट ले लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसे एक और एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। V over T is equal to NR over P। ये भी V over T भी कांस्टेंट के बराबर था, यानी NRP is a constant as well। Is that making sense? और अगर मैं तीसरी स्टेटमेंट इसे ड्राइव करूं, V over N is equal to RT over P, ये दोनों भी बराबर थे किसके, कांस्टेंट के, तो ये भी कांस्टेंट है। इस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। The meeting is about to get over. I'm sending you another meeting link in 2 minutes.